अस्सलाम वालेकुम के हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। लेट्स स्टडी इट। द सम ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। मॉलिक्यूल्स की जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब की फॉर्म्स, उन सब की काइंड्स, टाइप्स का सम। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। आइडियल गैस एक ऐसा है कि जिसके अंदर जो कोलिजन है एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान, वो परफेक्टली इलास्टिक है और उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं है। आइडियल गैस होती है एक ऐसी गैस जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। जब ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है तो आपको पता है कि टेम्परेचर देने से जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो यहाँ कांस्टेंट होने से, टेम्परेचर भी देने से क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी। तो कुल्लियन जो होगी एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान वो इलास्टिक होंगी, वो भी यानी कि बहुत ज़्यादा कुल्लियन उनमें इंक्रीज़ नहीं करेगी और उनके दरमियान कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी नहीं होंगी। अब जो किसी आइडियल गैस सिस्टम जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसके मॉलिक्यूल्स की। ट्रांसलेशनल एनर्जी स्ट्रेट लाइन मोशन है, और जो चीज़ मोशन में हो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, और ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन। कहते हैं कि रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन इसको कहते हैं कि पार्टिकल्स इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, इधर इधर, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, तो कहीं भी मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स जो है गैस की। ठीक है, अब वो कहता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग। काइनेटिक थ्योरी भी है ना, वो क्या कहती है कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स वो ये है। ये क्या है? 1/2 mv²। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 के टी। के जो है ये बोल्ट्जमैन का कॉन्स्टेंट, बेसिकली इक्वेशन है, फार्मूला है, ये याद कर लेना आपने। आई थिंक इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, कहते हैं के यहाँ पे क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेज, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के राइज करने से। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के गैस मॉलिक्यूल्स के, यानी कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और एज अ रिजल्ट हम क्या निकालते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस की वो टेम्परेचर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये तीनों फैक्टर्स आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप में है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड। जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है ना उसको हम हीट करके इंक्रीज कर सकते हैं या कोई मैकेनिकल वर्क करके, या जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब कार इंजन से हीट प्रोड्यूस होती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी इंजन गर्म हो जाता है, सो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो जाती है हीट करने से। ठीक है, या मैकेनिकल वर्क करने से। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो जो एनर्जी होती है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। फिर क्या होता है, वो जो हीट होती है ना, हीट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाए एक साथ, यानी कि आप एग्जांपल अपने हाथों की ले लें, अपने दोनों हाथों को एक साथ इस तरह रब करें, आपको हीट फील होगी। क्यों? क्योंकि आपने मैकेनिकल वर्क किया है जिसकी वजह से आपका हीट बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा और इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अभी अपने हाथों को रब करें तो आपको हीट महसूस होगी। फिर वो कहता है आगे कि टेम्परेचर, ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर इंक्रीज करने का क्या मतलब है, हमें ये बताता है कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो चुकी है। इसी तरह जब एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे स्लाइड करता है, यानी स्मूथ सरफेस हो तभी तो स्लाइडिंग होती है, और फिर रेस्ट पे आ जाता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस, ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस तरह ज़मीन में ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, इसी तरह कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को अपोज करती हैं, रेजिस्ट करती है, रेजिस्टिव फोर्सेस कहलाती है ये। यानी कि एक ऑब्जेक्ट अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्सेस उसको, यानी कि वो ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है इतनी वेलोसिटी से,
कोई भी वेलोसिटी ले लें, लेट्स सपोज 25 किलोमीटर पर आवर किसी भी सरफेस से, तो वो फ्रिक्शनल फोर्सेस उसकी मोशन को रोकेंगी, उसको मूव करते हुए रोकेंगी और उसको रेस्ट पे ले आएंगी। मैकेनिकल वर्क डन होगा, अब सिस्टम पर भी होगा और सिस्टम भी वर्क डन करेगा, ठीक है। और क्या होगा कि बाय द सिस्टम इज पार्शली, और ये सारा मैकेनिकल वर्क जो सिस्टम पर होगा या सिस्टम करेगा वो सब कन्वर्टेड हो जाएगा इंटरनल एनर्जी में। सो जब भी हम पढ़ते हैं हीट चेंजेस या हीट फ्लो, तो हम सबसे पहले सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है ना उसके साथ कंसर्न हमारा होता है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आना हमारे पास इंटरनल एनर्जी में चेंज आने को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो इस डू यू नो के टॉपिक को पढ़ लेते हैं। व्हेन द सब्सटेंस मेल्ट्स और बॉयल, एनर्जी इज पुट into breaking the bond that are holding particles together, which increases the potential energy। जब भी हम सब्सटेंस को मेल्ट करते हैं या बॉयल करते हैं, ऑब्वियसली सी बात है हीट प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, एनर्जी इज पुट इनटू ब्रेकिंग, उनके बॉन्ड्स टूटने लगेंगे, जो वो बॉन्ड्स के जिसने उन मॉलिक्यूल्स को एक साथ पैक रखा है, जोड़े रखा है, वो एनर्जी उसको तोड़ेगी, क्योंकि उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी, बॉन्ड्स टूटेंगे। बॉन्ड्स टूटने से क्या होगा कि और फिर वो इंक्रीज़ करने से जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो टूट नहीं रही, कम नहीं हो रही, ठीक है। तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बहुत आसान टॉपिक था इंटरनल एनर्जी, जैसा कि मैंने बताया पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है, ठीक है। सो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में साइन कन्वेंशंस पढ़ेंगे, या हम फॉर योर इंफॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई मसला हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।